स्वागत है। लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज का जो पैनल हमने जोड़ा है, हमने कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में जो फील्ड पर रहकर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टूडियो में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की इस वक्त सियासी हलचल क्या चल रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है जो पत्रकार हैं, एक लंबे वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की समझ रखते हैं। हमारे साथ आकाश शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं, अस्तित्व जो आज तक के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ आदित्य मिश्रा जुड़े हुए हैं जो लगातार, अगर बात हम करें तो दिल्ली में तमाम संस्थानों में एज एंकर काम कर चुके हैं और इस वक्त स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर द सच के माध्यम से लगातार जमीनी पत्रकारिता की बात करें तो उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ आदर्श त्रिपाठी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हरदोई जिले से ताल्लुक रखते हैं। आज की इस चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आकाश शुक्ला आपके पास आ रहा हूं। सवाल आपसे यह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है, तमाम सियासी पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? केशव, ये बहुत अपने आप में पेचीदा सवाल है। दरअसल इस टाइम मुझे जितना पता है, जितना मैंने देखा है कि वोटर अपने आप में बहुत साइलेंट है। वोटर कुछ कहना नहीं चाह रहा है, वोटर कुछ बता नहीं रहा है कि वो करेगा क्या। जितने भी दांव पेच अपने राजनीतिक पार्टियां चलना चाहती हैं वो सभी कुछ चल रही हैं। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ भी कह देना कि इस वक्त वाकई तौर पर क्या चल रहा है जमीन पर। तो मतलब वोटर वाकई नहीं खुलना चाहता, वोटर ये बताना नहीं चाहता कि वो किस तरफ है, किस ओर उसका रुझान है, कि क्या यहाँ पर पोलराइजेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस बार जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 403 विधानसभा सीटों पर जो है जनता के बीच जो तमाम राजनीतिक दल जा रहे हैं, हमारे साथ आदित्य मिश्रा मौजूद हैं जो द सच के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं समझ रहा होगा इस वक्त क्या माहौल है। जनता के बीच आप जाते हैं, ग्राउंड जीरो तक लोगों को सच से रूबरू करवा रहे हैं। इस वक्त आदित्य जी क्या माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, माहौल की अगर बात की जाए, जो मेरी समझ बता रही है, वैसे बहुत सारे जानकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी जो समझ बता रही है वो 50-50 का मामला अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इस बार का चुनाव बेहद अहम रहने वाला है। पिछली बार का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे फेवर में था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और 403 सीटों में से देखकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा अलग हो रहा है। ओबीसी वोटर छिटक रहा है। पिछली बार भी ओबीसी वोटर करने के लिए, वोटर्स को अपने पास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष तुरंत बदल दिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से कमान खींचकर तुरंत केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में कमान दी गई कि ये ओबीसी वर्ग वोटर्स को ले आएंगे, हमारे तरफ खींचेंगे। 43% ओबीसी वोटर्स है, जिस पर निगाहें हर एक पार्टी की टिकी रहती है, कैसे कैसे हो, कैसे ना हो। अब देखिए कि अभी चुनाव से ऐन वक्त पहले कुछ नेताओं का पार्टी से छोड़ देना वाकई में दर्शाता है कि कई नेताओं ने झंडे बदले थे। जब हम ग्राउंड पे जा रहे देखा कि हमने जो मौर्य समाज कल तक भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहा था, वो समाजवादी पार्टी की जय जयकार करने लगा। तो कुछ मतलब फर्क होता है। जब भी कोई बड़ा लीडर छोड़कर जाता है तो कुछ प्रभाव उसका पड़ता है, लेकिन पूर्णता प्रभाव नहीं कह सकते कि पूरे जितने मौर्य समाज के वोटर हैं सारे के सारे चले जाए। केशव प्रसाद मौर्य भी अपने आप में, कुछ को हमने ये देखा, कुछ लिखने लगे कि हमारे शौर्य केशव मौर्य, ऐसा करके। पहले जो स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ जुड़े हुए थे तो हमारे शौर्य करने लगे। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। और खासतौर पे देखा जाए तो क्योंकि चुनाव इस बार अहम रहने वाला है, ब्राह्मण वोटर्स की जो हर बार बात की जाती है कि ब्राह्मण जब झुकाव करता है चुनाव उस ओर झुक जाता है। और खासतौर पे ये देखा गया है, पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ था। इस बार का जो ब्राह्मण थोड़ा छटका है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं, वहां के ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहा है। लेकिन पूर्वी और अवध का जो ब्राह्मण, वो थोड़ा सा नाराजगी जाहिर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी से और वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि पूरा ब्राह्मण जो है एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ है, तो ऐसा कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जो है अपने आप को वो समझ रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना है। चाहे हाथरस आप देख लीजिए, हाथरस में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हमेशा से रहा है। और पहले वहां जो मेन लीडर रहे थे रामवीर उपाध्याय, जो कि जिधर जाते हैं उधर ही सब जाते हैं। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनकी पत्नी जो सीमा उपाध्याय है, वो भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो ये सब चीजें दर्शाती है, समीकरण दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी फाइट में लगी हुई है। हाँ, फाइट में है। लेकिन अब ये अभी कह पाना, ये अतिशयोक्ति होगी कि अभी कह दे कि नहीं भैया कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है या फिर समाजवादी पार्टी के फेवर में, ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि जनता जो चुप बैठी हुई है, जो बोल नहीं रही है,
जी जो वोट इधर से उधर करेगी। अब देखिए, आप अगर देखेंगे जिले वाइज पकड़ के चीजों को देखिए, तो जी हर जिले में देखा जा रहा है कि कहां से समीकरण बन रहे हैं। हर जिलों में जी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चीजें छिटक रही हैं। जी। और मैंने देखा है कई जगहों से समीकरण निकल के जी सामने आए हैं, और एक मेरठ की बड़ी दिलचस्प सीट है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। जी। हस्तिनापुर एक सीट है, और हस्तिनापुर सीट का जब निर्माण हुआ था, तो उस समय दो सीटें बनी थी, चंडीगढ़ और हस्तिनापुर। जी तो चंडीगढ़ आज कहां पर है, विकास के रूपरेखाएं वहां पर है, लेकिन हस्तिनापुर आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। जी और हस्तिनापुर के बारे में एक किंवदंती ये है जी। कि हस्तिनापुर से जिस पार्टी का विधायक जीत कर आता है, उसी पार्टी की सरकार लखनऊ में बनती है, यानी उत्तर प्रदेश में बनती लखनऊ है। में बनती है, बिल्कुल। ये, मैं हाँ, आपके ये बहुत दिलचस्प। बिल्कुल आदित्य कह रहे थे कि अगर हम बात करें पूर्वांचल की, तो वहां पर कहीं ना कहीं फाइट देखने को मिल रही है। आदर्श त्रिपाठी हैं, मुझे लगता है कि अवध की जानकारी आप तक अच्छी होगी, लखनऊ के आसपास के जिलों में आप अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। ये बताइए कि इस बार स्थिति क्या चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये है कि 5 साल जो पहले जो उन्होंने कार्यकाल चलाया है, वो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे मुद्दे थे, तब वो बताते थे कि हम विकास के मुद्दों पर काम करेंगे। आज उनके वादों को जनता देखना चाहती है। प्रधानमंत्री पहले जहां जा रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे कि जेवर पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट दे दिया, तो लगातार शाहजहांपुर पहुंचे तो वहां पर परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया। स्थिति वर्तमान में क्या है उत्तर प्रदेश में, जो जनता है उसका मूड हाल फिलहाल में क्या, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्थितियां क्या है, इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टियां क्या एनालिसिस कर रही हैं लगातार? देखिए, हम तो गांव देहात के लोगों से समझते हैं कि अगर गांव देहात का आदमी, गांव देहात इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन हमारी गांव में ही रहती है, जी और खेत खलिहान और कई सारी छोटी मोटी चीजें, और गांव की चौपाल वाली राजनीति, और आग को जो है तापते समय, आग की आंच लेते समय चाय की चुस्कियों के साथ में जो चर्चा होती है, और साहब जी पान की दुकान पे जो चर्चा होती है, उसमें बहुत सारी चीजें तय हो जाती हैं। और जो ब्राह्मण है उसको आप किसी फूफा से कम मत समझिए। जी मतलब शादी में अगर नाराज हो गया ना, तो पूरी रात निकल जाएगी उसको मनाने में, और वो फिर दूसरे दिन गुलगुला के टाइम तक नाराज रहता है, उसके सही कह बाद रहे वो हैं। खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास खूब किया है। बहुत जी सारी चीजें प्लस पॉइंट में है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और अभी कैराना वाला जो चल रहा था, उसमें भी जी जाकर के उन्होंने आज एक तरीके से बाजी ही मारना कहूंगा इसको। और उसके जी बाद आप देख लीजिए उधर पूर्वांचल साइड में, उधर भी काफी स्थितियां ठीक ठाक बना ली हैं। लेकिन ब्राह्मण को मनाना पड़ेगा, अभी ब्राह्मण को पूरी तरीके से मना नहीं पाए। और एक चीज बता दें, सबसे अच्छी बात यह है, जी आपने जो कहा कि साइलेंट वोटर है, तो ये जी सन 40 की बारात याद आ रही है हमें, जी। जिसमें दूल्हे को शादी के 3 दिन बाद पता चलता था कि आखिर दुल्हन कैसी है। दुल्हन कैसी है, बिल्कुल। स्थितियां इस बार ऐसी हैं। मैं एक बार आकाश आपके पास वापस आता हूं। उत्तर प्रदेश में इस बार का जो चुनाव है, मुझे लगता है कि फिर जहां पिछली बार अगर हम बात करें तो ये हावी पड़ रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा है, इस बार थोड़ा सा ये मुद्दा पीछे है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूरन विकास के मुद्दों पर बात करनी पड़ रही है, सुविधाओं के मुद्दों की बात करनी पड़ रही है, और भाजपा का सबसे बड़ा जो वो है कि हमने 5 साल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा। आपको क्या लग रहा है कि जो साइलेंट वोटर है वो बहुत साइलेंट है, लेकिन स्थितियां कुछ ना कुछ समझ में आ जाती हैं जब हम फील्ड पे होते हैं, जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। स्थिति आपको क्या लग रही है वर्तमान में, कितनी फाइट है और क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अगर मैं बात विकास के मुद्दों की करूं? अभी अगर हमारे साथी अभी बीच में बात कर रहे थे, उनका ये बताना था कि वर्तमान में मौजूदा जो सूबे की सरकार है वो फाइट कर रही है। जी फिर उन्होंने बुलेट में बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जो है मजबूती से आ रही है। तो जो सरकार मौजूदा वक्त में बैठी हुई है वो फाइट नहीं करेगी। सत्ता में आने के लिए कोई भी सरकार फाइट करती है तो वो फाइट करने के तैयार है। उन्होंने अपनी ही बात में एक और बात करी कि वो सत्ता में आ भी रही है, लौट भी रही है, पूर्वांचल की तरफ रुझान है, पश्चिम की तरफ रुझान है। तो अभी जो है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तमाम चीजें होती हैं वोटर को लुभाने के लिए, अपने अपने तरीके आजमाए जाते हैं। चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली हो, चाहे एमएसपी पर बात हो, या तमाम हिंदू मुस्लिम से लेकर और मंदिर और मस्जिद और कब्रिस्तान तक की बातें हो, सभी नेताओं ने अपने अपने दांव चले हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो वोटर्स की, तो आप इसको बिल्कुल मत भूलिए कि तमाम वोटर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इसलिए भी वोट देने जाते हैं किसी भी पार्टी को कि उनको लगता है कि हमारा वोट कहीं खराब ना हो जाए, तो जहां पर जनमत जा रहा हो वहां पर वोट दें।
कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे होते हैं जो सरकार बनती है, उसके बाद अगर उन्होंने उस सरकार को वोट नहीं दिया है तो उनको इस बात का दुख हो जाता है कि हमारा वोट खराब हो गया। तो एक बहुत बड़ी लॉबी ऐसी है जो सिर्फ इसी धुन में वोट देती है कि हमारे आसपास के लोग कहां से किसको वोट दे रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक इसीलिए बैठे हुए हैं कि देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में से कौन किसको वोट देने जा रहा है। दूसरी बात रहती है विकास के मुद्दों पे, तमाम मुद्दों पे। तो आप पहले ये देखिए कि इन सभी जो हम आप बैठकर चर्चा कर रहे हैं, इस तरीके के वोटर्स कितने हैं। अगर हम एक आंकड़ा निकालते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक इनकम टैक्स देने वाला जो भी वोटर है उसकी संख्या कम है जी। एक उच्च वर्ग जो है, जो एक बौद्धिक वर्ग कहा जाता है समाज में, वो वोट देने कम जाता है, उसका पूर्ण वोट नहीं होता। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहीं ना कहीं किसी की तरफ ठेल दिया गया और वो चल पड़ा, उसने वोट दे दिया जाता है। इसमें तमाम ऐसे वोटर्स भी हैं जो जातिगत वोटिंग करते हैं। जाति का समीकरण आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, दलितों के ऊपर पूरी समीकरण बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दलितों के वोट से राजनीति बदल जाती है। तो ये सारे समीकरण भी काम करते हैं अपने अपने साथ में। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अभी मौजूदा स्थिति क्या कहती है, तो मौजूदा स्थिति तो यही कहती है कि समाजवादी पार्टी बहुत तगड़ी फाइट कर रही है और वो 100+ सीटों के साथ इस वक्त अपनी तेज रफ्तार में है। और भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सूबे की सरकार है, ये 200+ सीटों के साथ है, 202 से 220 की सीटों तक। ये जो हमारा आकलन है, जो मेरा खुद का पर्सनल आकलन है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं। अभी एक बयान और आया है कि कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, उनका ये बयान है कि चुनाव के बाद, पोस्ट पोल के बाद जो है, हम गठबंधन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी तो वो जा रहा है कि अगर सूबे में ऐसा कुछ होता है कि नेक टू नेक फाइट आती है, जिसे हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में नेक टू नेक फाइट है, तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगी? तो अभी ऐसे इतने तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ठीक तरीके से नहीं मिल पाया है। वोटर खुद में भी परेशान है कि वो करे क्या, जाए कहां, किसको वो वोट दे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ने से ये हुआ कि तमाम आया राम गया राम का खेल शुरू हुआ। इधर से बड़े नेता दूसरी तरफ गए, दूसरे के बड़े नेता तीसरी तरफ चले गए, पार्टी चेंज होती रही। इसके ही चक्कर में कहीं ना कहीं ये भी देखा गया, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीट नहीं छोड़ी होती या ये बदलाव नहीं हुए होते, तो शायद बहुत सारे जो इस बार बीजेपी के वोट रिपीट हुए हैं नहीं होते। एन मौके पर जो है बीजेपी ने अपने जितने भी टिकट हैं उनको रिपीट जो किया है। तमाम जगहें ऐसी मानी जा रही थी, बहुत सारे तमाम विश्लेषक ऐसे बैठे हुए थे जिनका ये कहना था कि फला के वोट कटेंगे, लेकिन इस बार नहीं कटे। टिकट कटना था, नहीं कटा। वो शायद इसीलिए था कि बीजेपी भी समझ गई थी एकदम से कि अचानक अगर वो वोट काटती है तो उसको बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी के साथ वो टक्कर में तभी आ गई थी जब पंचायत चुनाव हुए थे। खासकर बिगुल तब बजा था जब अयोध्या के अंदर चुनाव हुआ था और रिजल्ट आए थे। 8 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 24 सीटों के साथ बहुत तगड़ी फाइट दे दी थी। 24 सीटों के साथ अयोध्या जैसी जगह पर पंचायत चुनाव में निकल कर आना, ये संकेत था, ये उसी वक्त बिगुल बज चुका था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार जो है बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष की तरह खड़ी होगी, जो टक्कर देगी। आदर्श, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस बार जो देखा गया है कि पहले चरण में कुछ सीटों को काटा गया, लेकिन इस बार जो टिकट वितरण हुआ है उसमें पार्टी की तरफ से, अगर मैं बात करूं, तमाम जिलों में स्थिति है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अगर शाहजहांपुर की बात करें या हरदोई की बात करें, जो सीटें वर्तमान में निकलकर सामने आई हैं, वहां पर क्या किया कि प्रत्याशियों को रिपीट कर दिया गया है। रिपीट करने की वजह में क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ फायदा होगा? क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, ये तो वही बात हुई कि जैसे अब आप एक चीज और बता देते हैं। अब आप देखिए, किसी का बर्थडे हो रहा है और केक बट रहा है और पीछे वाले को नहीं मिला, वो नाराज हो गया और दूसरी पार्टी में पैर पटक रहा है कि मुझे दे दो। हरदोई में भी कई ऐसे लोग मामले सामने आए हैं जहां पर बीजेपी का झंडा जलाया जा रहा है, यानी बीजेपी वाले अब सपा में जाकर के लाइन लगाए खड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे में जनता ये बात पूरी जानती है कि आखिर लोभ और लालच असली क्या था। मतलब ताज सभी को चाहिए, लेकिन शहीद कोई होना नहीं चाहता है। तो ऐसे लोग जो है उनको आप उनको कितना मजबूत समझ सकते हैं हमारे लिए और लोगों के लिए, हम तो एक वोटर की तौर पर देखते हैं। दूसरे नंबर में आप सपा में देख लीजिए कि सपा में बड़ी संख्या में लोगों की जाना हुआ है, ठीक है, और उधर वाले इधर आए हैं। लेकिन
जो भारतीय जनता पार्टी का जो काडर वोट है, मतलब मेन जो एक वोट होता है हिंदू वाला, जिसको लेकर के काफी भारतीय जनता पार्टी खेलती भी है, और शायद भारतीय जनता पार्टी को अभी तक जो परचम मिला है वो इसी वोट को लेकर के मिला है। तो उस कार्ड को जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ नहीं रही है, और वही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उनको जीत की चाबी है, नंबर एक। नंबर दो, जो किसान नाराज हुआ था उसको खुश करने की जरूरत है, उसको कहीं ना कहीं ये, और पलायन वाला, और थोड़ा सा ये तमाम मुद्दे रहेंगे। जी मैं एक बार आपके पास वापस करता हूं आकाश। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में गोवंश वाला मुद्दा बहुत ज्यादा रहेगा। किसान जो है, अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान मिलेगा तो वो ग्रामीण क्षेत्र में जो आवारा पशु हैं उस समस्या को लेकर, उसका समाधान हो तो काफी सारी चीजें बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। हाँ, मुश्किलें हैं। मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपसे जानना चाहूंगा आकाश, जो ये तमाम सीटों पर जो पुनरावृत्ति हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है, क्या वो ये डिसाइड कर रही थी कि इससे आने वाले समय में उनको फायदा मिलेगा? क्या विरोध ना हो, लोग पार्टी ना छोड़ें, इस वजह से ऐसा किया गया? देखिए, कोई भी पार्टी हो कहीं ना कहीं जिताऊ और टिकाऊ पर खेल खेलती है जी। ये बात आप सीधे तौर पे समझ लीजिए। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुराने शुरुआती तौर के जो नेता जो जिन्होंने नींव रखी होती है पार्टी की, वो दरकिनार कर दिए जाते हैं और दल बदलुओं को टिकट मिल जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है। इस बार भी यही हुआ है कि तमाम दल बदलुओं को तुरंत का टिकट दे दिया गया। अब चाहे वो रायबरेली सीट से आप बात कर लीजिए, चाहे हरदोई सदर से बात कर लीजिए, मौके पर उन्होंने पार्टी बदली और पार्टी बदलने के बाद पार्टी ने टिकट दे दिया, क्योंकि पार्टी भी ये चीज सोचती है, कोई भी सोचेगा कि यहाँ पर टिकाऊ से पहले हम जिताऊ पर बात करेंगे, क्योंकि हमें सरकार बनानी है। जी। तो और ऐसी शायद स्थिति में यही वजह होती है कि नाराजगी भी होती है और तमाम विधानसभाओं में, और ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि आखिर इसका फायदा भाजपा को होगा या नुकसान होगा। मेरा आदर्श आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरीके से 403 विधानसभा सीटों पर चर्चा होनी है, आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, कितना अनुमान आपको है कि समाजवादी पार्टी या भाजपा, कितना सीटों का डिफरेंस इस वक्त रहने वाला है? मैं अगर गिनती बताऊंगा तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि अच्छा खासा नुकसान झेलेगी। और सपा, नुकसान। हाँ, नुकसान होना है, और सपा काफी अच्छी तरीके से फाइट में। अभी ये बात कहना सही नहीं होगा कि कौन कितने में जाएगा, लेकिन ये आने वाले अभी जब नतीजे होंगे, कई सारे पड़ाव होने हैं इसमें, क्योंकि सर पड़ाव जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो पड़ाव बहुत मायने रखते हैं। और ये जो अभी सपा की जो अभी सीटों का, अभी प्रत्याशियों का घोषणा पत्र, प्रत्याशी घोषित होने हैं, वो जब घोषित हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत पता चलने लगेगा। जैसे हरदोई में आप देख लीजिए कि हरदोई सदर से नितिन अग्रवाल को दे दिया गया। अब यहाँ पे जो उनके पहले वाले प्रत्याशी थे, अब वो बेचारे, उनकी क्या है, वो अपना बना रहे हैं कुछ। उसके बाद आप संडीला चले जाइए, संडीला में एक नए चेहरे को जगह दी गई है। अब सपा उनकी जगह पर कौन आदमी लाती है, किस तरीके के लोग आते हैं, ये बहुत मायने रखेगा, और ये थोड़ा मायने रखेगा। बिल्कुल। अस्तित्व, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस बार की जो स्थिति है, वो पहले तो लोग कह रहे थे कि भाजपा की लहर है, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, लहर की बात नहीं है, फाइट है। लेकिन ये फाइट कितनी तगड़ी है? आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा एक दूसरे को कितना फाइट कर रहे हैं, आगे पीछे दौड़ कितनी है? केशव, एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में अहम इसलिए भी हो जाता है कि साफ तौर पर देखा गया है, उत्तर प्रदेश का जो भी नतीजा होता है वो आगामी लोकसभा का चुनाव भी तय कर देता है। उसने देश का प्रधानमंत्री भी यहीं से दिया है। तो ये एक राह खुल जाती है कि अगर यहाँ से कौन सी सरकार जा रही है और उधर कौन बन रहा है। पिछले कई समय से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को ही जमीन बनाकर और केंद्र की सरकार को मजबूत किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पूछेंगे कि फाइट किसकी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो इट्स टू अर्ली टू से कि हम किसी को भी जिता दें, किसी को भी हरा दें। हम बोल दें कि नहीं जी समाजवादी पार्टी तो है इतना सीट लेकर आ रही है, हम बोल दें नहीं जी बीजेपी तो इतना सीट लेकर आ रही है। एक हालिया अनुमान लगाया जा सकता है जो अभी की स्थिति पर लगाया जा रहा है, जितना वोटर का कहना है और जो हम एक अनुमान लगाते हैं, एक आसपास का अनुमान ही लगता है। तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि लगभग 200 प्लस के आसपास, 220 तक का बीजेपी का एक आंकड़ा हो सकता है, और समाजवादी पार्टी 100 मतलब 100 का आंकड़ा पार करेगी, बहुत आसानी से करेगी। नेक टू नेक फाइट है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कैसा होता है, ये तो भविष्य बताएगा। 10 मार्च बताएगी कि हुआ क्या, सरकार किसकी बन रही है, कौन आ रहा है खेमे में। अभी तो सिर्फ कयासों का दौर है, आप, मैं और हम सभी मिलकर कयास लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
बिल्कुल। तो साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि कयास ही लगाए जा सकते हैं। एक बात बहुत आकाश जी ने महत्वपूर्ण कही है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश में जो कुर्सी संभालता है, जो गद्दी संभालता है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की गद्दी नहीं संभालता है, वक्त केंद्र की भी राजनीति को निर्धारित करता है। हमारे साथ आकाश शुक्ला अस्तित्व जुड़े हुए थे और इन्होंने बहुत सादी बात कही और जो इस वक्त राजनीति में चल रहा है उस पर चर्चा की और क्या चल रहा है, क्या माहौल क्या है, इस पर साफ तौर पर अपना विश्लेषण हमारे साथ रखा है। आदर्श त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी हमें बताया कि आखिर किस तरीके से आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें और भारतीय जनता पार्टी कहां तक फाइट कर रही है। ऐसे में तमाम जो दर्शक हमारे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी हमारी यही अपील है और हम भी यही कर रहे हैं। अभी तक का जो विश्लेषण चल रहा है, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबा संघर्ष है। ये वक्त बताएगा, ये जनता का मतदान बताएगा कि आने वाले समय में किसका भविष्य उज्जवल है और कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप नेशनल लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने यारों, दोस्तों, दुश्मनों तक ये वीडियो जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।